है गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सफ़र जीरो से हीरो तक में। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यह मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल पे और माँ सरस्वती के आशीर्वाद और आप सभी के साथ शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के मध्य। तो ज़्यादा बात को आगे न बढ़ाते हुए सीधे सीधे श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हाइपोथैलेमस, मेटाबॉलिज्म, मेडुला ऑब्लांगेटा और पीयूष ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क की जुड़ी परेशानी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन उसमें हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आगे देखते हैं, यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी होती है इसे ही मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। खासकर तनाव की स्थिति में तनाव, अत्यधिक व्यायाम और अपर्याप्त पोषण मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाने में बाधा पहुंचाते हैं। मस्तिष्क को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई परेशानी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सीधे सीधे नियंत्रित करती है। आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं CO2 तथा जल, लैक्टिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, फार्मिक एसिड। तो आंसर बताने का प्रयास कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि कितना स्कोर आया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अनाक्षी श्वसन पूछा जाता है कि किस उत्पाद में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें दिया गया अनाक्षी श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो सीधा सीधा समझ लीजिएगा अनाक्षी श्वसन में, तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह बिना मतलब ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पे अनाक्षी श्वसन होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल बनता है एवं बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार का श्वसन कुछ निम्न श्रेणी के पौधों जैसे यीस्ट हो गया आपका, जीवाणु हो और एवं अंतःपरजीवी जंतुओं जैसे गोलाकृमि, फीताकृमि, मोनोसिस्टिस इत्यादि में होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में उच्च श्रेणी के जंतुओं, पौधों के ऊतकों, बीजों, रसदार फलों में भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और आगे बोला गया है कि मनुष्यों या उच्च श्रेणी के जीवों की मांसपेशियों के थकने की अवस्था में यह श्वसन होता है। जिन जीवधारियों में श्वसन होता है उसे एनएरोब्स कहते हैं। मतलब सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किन जीवधारियों के श्वसन में एनएरोब्स होता है या किस श्वसन में एनएरोब्स होता है, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अनाक्षी श्वसन। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हमने पढ़ा अनाक्षी श्वसन क्या होता है और ये क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं CO2 तथा जल, लैक्टिक अम्ल, पाइरुविक एसिड और फार्मेरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 तथा जल। आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑक्सी श्वसन की वह पद्धति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है।
अब यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति किस श्वसन में अनिवार्य होती है, तो सीधा सा आपको पता हो जाएगा आज से कि ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है अनिवार्य है। अब आगे इसमें बोल रहा है कि इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। इस क्रिया के अंत में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी बन सकता है कि 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 673 किलो कैलोरी। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, 240/80, 60/80, 180/60। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 120/80। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। और उसी में उसका जस्ट विपरीत जो होता है कि निम्न रक्तचाप की अवस्था क्या होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन रक्तचाप को बोलते हैं। और रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए और इन्हें कॉपी में लिख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्प्लावकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दिया गया है ऑप्शन में चार्ल्स का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बायल का नियम, डाल्टन का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसका फार्मूला दिया गया है E = mg = pgv, जहाँ P बराबर द्रव का घनत्व दिया गया है, G गुरुत्वजनित त्वरण दिया गया है, V वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन दिया गया है। आगे के सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से और अपना स्कोर चेक करते जाएंगे कि क्या स्कोर है। तो इस प्रक्रिया को डिपोजिशन बोलते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि डिपोजिशन इज द लाइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट carried by wind, flowing water, the sea or ice. Sediment can be transported as pebble, sand and mud or as salts dissolve in water. मतलब यह है कि जो बहाकर हवा के साथ में जो मड के रूप में जमा हो जाते हैं कीचड़ में और जो गैसें उनके अंदर रह जाती हैं, तो उसी प्रक्रिया को डिपोजिशन बोलते हैं। तो आइए आगे का सवाल, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अब बताने का प्रयास करें कि निम्न तापमान के कारण, कम तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण या कम दाब के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान के कारण। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। तो यहाँ फिगर के माध्यम से भी दर्शाया गया है और इसे अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं और कॉपी में नोट्स भी करते जाइए। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा का आकार निश्चित होता है या नहीं। तो यहाँ पे दिया गया है प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं। इसके बाद बोल रहा है कि प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रोप्स द्वारा 1879 में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लगम्यूडर ने दिया था। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्लाज्मा की पहचान किसने किया था। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है।
हमने अभी तक पढ़ा है कि ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं और ये चौथी अवस्था है जिसे प्लाज्मा बोला जाता है, तो उसी के बारे में बताया गया है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सीधा सा एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा कि प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना होता है, तो 20,000 डिग्री सी होता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। मतलब जो सूर्य है या तारे हैं जो चमक रहे हैं या उनमें जो विद्यमान ऊर्जा है तो वो प्लाज्मा के कारण ही हो रही है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण है, रेत और चीनी का मिश्रण है, क्या है? ऑप्शन दिए सजातीय मिश्रण, निलंबन, कोलाइडी विलयन या विजातीय मिश्रण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विजातीय मिश्रण। चलिए आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। बोल रहा है विजातीय मिश्रण क्या होता है। विजातीय मिश्रण विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनता है, जैसे उदाहरण में लोहा और सल्फर, रेत का मिश्रण और टेबल नमक आदि। यानी कि बोल रहा है कि 2 पदार्थ होते हैं जो ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं, किसी भी माध्यम में हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो बैलेंस होगा वो इक्वली होगा। यानी जैसे इसमें बोल रहा है लोहा और सल्फर, रेत का मिश्रण और टेबल नमक, यानी जैसे रेत हो गई वैसे ही नमक हो जाता है आपका। तो उसी के बारे में नीचे दिया गया है मिश्रण के बारे में बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती, जैसे हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण आदि। सभी यहाँ पे नोट दिया गया है कि सभी मिश्र धातुएं हैं, जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम और मिश्रण हैं। यानी ये जो बने होते हैं, पीतल है, कांसा है, नाइक्रोम है, इनमें कई धातुओं को मिक्सचर किया गया होता है, तब ये जाके अब इसी में मिश्रण के प्रकार बताए गए हैं कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। देख लीजिएगा डिटेल में कि समांगी मिश्रण क्या होता है। जब मिश्रण को प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे ठोस ठोस हो जाता है, द्रव द्रव हो जाता है। जैसे इसी में बोल दिया गया कि चीनी और नमक का विलयन, यानी चीनी का घोल दिया जाए और नमक को घोल दिया जाए तो उसका विलयन। एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, यानी समांगी मिश्रण एक समान होते हैं, एक समान उनका घनत्व होता है, या बोल सकते हैं कि जैसे लिक्विड फॉर्म हो गया या सॉलिड फॉर्म हो गया तो वो समांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसी में दिया गया है कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सीधा सा उसका अपोजिट हो जाता है कि जो जो 2 वस्तुएं होती हैं या 2 मिश्रण होते हैं तो उनका अलग अलग डेंसिटी भी होगी, अलग अलग उनका घनत्व भी होगा, अलग अलग ठोस या द्रव किसी भी उसमें हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है रेत तथा जल का मिश्रण। देखिए रेत अलग हो गई, सॉलिड हो गई, और जल जो हो गया वो आपका द्रव हो गया। पेट्रोल जल का मिश्रण इसी प्रकार से, क्योंकि पेट्रोल के घनत्व अलग होता है और जल का अलग होता है, जो आपस में मिल नहीं पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट दिया गया है कि अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्रधातु समांगी मिश्रण होते हैं। ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और अब यहाँ तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर बताया गया है कि तत्व क्या होता है। इनका अकेले एक सूत्र होता है, जैसे फेरस हो गया आपका, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इनको सिंबलिक रूप से मतलब दर्शा दिया गया है। यौगिक जो होते हैं, तो यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मिलने से बनते हैं। तो जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और यहाँ पे दिया गया है H2O, जो ये जल का सूत्र हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना हुआ है। और मिश्रण जो है इसका कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण उसमें तो कई सारी चीज़ें मिला दी जाएंगी, तो उसे क्या बोलेंगे अब। जैसे शरबत हो गया, वायु हो गया, वायु में तो बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए उसका कोई सूत्र नहीं होता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। पहली बात तो आप जान लीजिए कि पोखरण है कहाँ। पोखरण जो है वो राजस्थान में दिया गया है।
और पूछा गया है कि इस परीक्षण का नाम क्या था, मतलब इसको क्या कोड दिया गया था। यानी 1998 के पहले भी एक परीक्षण हो चुका था, और उसके बाद दूसरा परीक्षण हुआ था जो सफल हुआ था, तो उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं आगे डिटेल में। यहाँ पे व्याख्या इसकी दी गई है, और बताया गया है कि पोखरण जो है आपका 2 मई 1998 पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले भी एक परीक्षण हो चुका था, उसका नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि पहला परीक्षण जो था उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते हुए। तो कब हुआ था ये? 1974 में। तो आप लोग ध्यान याद रखिएगा इसको ध्यान से। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं। यानी किस नियम के अनुसार ये रोटियां जो हैं या गुब्बारे जो हैं वो फूलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या होता है इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं आगे। चार्ल्स का नियम बताया गया है यहाँ पे कि इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। जहाँ पे इनको इंडिकेट किया गया है तो आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिए। और इसका फार्मूला चार्ल्स के नियम का दिया गया है U1/V2 बराबर T1/T2, जहाँ पे V आपका गैस का आयतन दिया गया है और T गैस के तापमान का T जो डिनोट कर रहा है गैस के तापमान को डिनोट कर रहा है। एक काफ़ी अच्छा नोट्स यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन या -273 डिग्री तापमान पर शून्य हो जाता है और गैस के अणु गति करना बंद कर देते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जो भी गलतियाँ हुई हों तो आप लोग क्षमा करिएगा मुझे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका आशीर्वाद और मेरा छोटा सा प्रयास आपके और हमारे सपनों को उड़ान दे सकता है। तो चलिए विदा लेते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।